और आज एक दुखद खबर मिली और दुखद खबर ये कि मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ के अग्रवाल नहीं रहे। आप भली भांति उनको पहचानते होंगे। कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हुए थे और एक हफ्ते से वेंटिलेटर पे थे। एम्स में उनका उपचार चल रहा था। उनके परिवार की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक कल रात 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना पीड़ित होने के बावजूद डॉक्टर अग्रवाल लगातार लोगों और डॉक्टर्स को कोरोना के संकट से लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कहा था वो आप सुनिए। शो मस्ट गो ऑन। मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पे भी क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाट वी रिप्रेजेंट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी। आई एम नॉट के अग्रवाल, आई एम द मेडिकल प्रोफेशन। द शो मस्ट गो ऑन। आवर जॉब इज टू शिफ्ट टू जुगाड़ू ओपीडी। जुगाड़ू ओपीडी इज आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए, एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट को, उनको 15 मिनट में कंसल्टेशन देके भेज दीजिए। आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है। देयर इज नो टाइम फॉर 1:1 कंसल्टेशन। हैव 100 people together of similar symptoms and give them a joint consultation. Why? The show must go on. हमें इस क्राइसिस से बाहर लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपना ध्यान रख पाएंगे। तो डॉक्टर के अग्रवाल नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन आपने देखा कि कैसे ऑक्सीजन लगाकर भी वो लोगों को सजग कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, डॉक्टर्स को बता रहे थे कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। और अब हमारे साथ मेदांता अस्पताल के चेस्ट ऑन्को सर्जरी के प्रमुख डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि इस समय आपके ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद मैं आपका देना चाहती हूँ। डॉक्टर अरविंद, अभी हम डॉक्टर के अग्रवाल को सुनवा रहे थे और इसमें चिंता का विषय ये है कि 2 वैक्सीन लगने के बाद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मृत्यु हो जा रही है कोरोना के चलते हुए। क्या वजह है? क्या अगर किसी और बीमारी से शरीर पीड़ित है तो वो 2 वैक्सीन उतनी असरदार नहीं होती हैं? शोभना जी, पहले तो इस शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और एबीपी न्यूज के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। एक्चुअली आज हम सबके लिए ये बहुत दुखद घड़ी है कि जैसा कि आपने स्वयं अपनी श्रद्धांजलि में दिखाया कि डॉक्टर के अग्रवाल एक रियल पैशनेट वर्कर थे और सही इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, जिसे कहते हैं ना करेक्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये उनका पैशन था। यही नहीं है कि टीवी पे वो एक पत्रिका भी निकालते थे ई-मेडी न्यूज के नाम से, जिसमें लेटेस्ट जर्नल्स में जो चीजें लिखी होती थी उनको इकट्ठा कर करके वो उसको सप्लाई करते थे। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट और ये मेडिकल फील्ड के लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि और सभी देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उन्हें अपनी चरणों में जगह दे, ऐसी ही प्रार्थना करता हूं। बहुत बड़ा लॉस है जी। जो मेडिकल एंगल इसका है कि यस, उनको दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी थी। जब ये वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल हुए थे शोभना जी, तो उसमें जो मेन मुद्दा आया था सामने वो ये था कि जो ग्रुप जिसको वैक्सीन लगी थी उसमें जब उनको बाद में कोरोना को एक्सपोज किया गया तो उन लोगों में ऐसा नहीं है कि 100% में कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ था, करीब 70-75% में नहीं हुआ था, 25-30% को इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन जो ट्रायल में जो वॉलंटियर ग्रुप था उन लोगों में सब में ये इन्फेक्शन माइल्ड वैरायटी का था। उनमें से किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी थी और उस ग्रुप में किसी की डेथ नहीं हुई थी। तो करीब 1-1.5 महीने पहले तक, ये सेकेंड वेव आने से पहले तक हम सब डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना आपके लिए मृत्यु, वेंटिलेटर पर जाने, आईसीयू में एडमिशन होने इत्यादि का 100% प्रोटेक्शन है। इन्फेक्शन से 70-75% प्रोटेक्शन है। लेकिन पिछले 6 हफ्ते की जो ये सेकेंड वेव है,
इसमें हमने देखा कि कई डॉक्टर्स जो वैक्सीनेटेड थे, कई पत्रकार जो वैक्सीनेटेड थे और कई नर्सेज, पैरामेडिकल वर्कर्स, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो वैक्सीनेटेड थे, उनकी सीरियस डिजीज भी हुई है, आईसीयू में वेंटिलेटर पर भी गए हैं और मृत्यु भी हुई है। तो इस समय जब हमारी वैक्सीन इतने करोड़ों की संख्या में लगी है और ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अगर हम इसको लास्ट ईयर हमारे डॉक्टर्स में, पैरामेडिकल वर्कर्स में और फ्रंटलाइन वर्कर्स में मृत्यु से कंपेयर करें तो एक चीज तो क्लियर है कि इन सबका इंसिडेंस लास्ट ईयर के मुकाबले कहीं कम है। जो हमने फेज 3 ट्रायल से इसको 0% माना था, वो शायद ट्रायल में नंबर्स कम थे वॉलंटियर्स के और अब ग्राउंड्स पे इस समय इन्फेक्शन ज्यादा है, तो इस वजह से हम ये कुछ डेथ्स देख रहे हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जो भी या तो किसी, ये तो एक्चुअली रिसर्च का विषय है कि क्या इन लोगों में दोनों डोज लगने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनी, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंटीबॉडी बनी लेकिन समुचित मात्रा में नहीं बनी, या जिस तरह की न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी चाहिए वो नहीं बनी, या तीसरा पॉसिबिलिटी है कि वो जो एंटीबॉडी थी, जो स्ट्रेन वायरस का इस समय था, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेन उस एंटीबॉडी को अवॉइड कर गया और उसके बावजूद भी इन्फेक्ट कर गया। तो शोभना जी, ये कई पॉसिबिलिटीज हैं और यह एक रिसर्च का विषय है कि दोनों डोज वैक्सीन के लगने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ, ये दुखद विषय है। लेकिन इसके साथ साथ इसी सेंटेंस में मैं ये जरूर देशवासियों को एक क्लियर कट मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसा होने का मतलब आप कृपया ये ना समझें कि इसका मतलब ये वैक्सीन इनइफेक्टिव है। नहीं, ठीक है, 100% प्रोटेक्शन नहीं है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हमें डेथ से और वेंटिलेटर से और आईसीयू एडमिशन से दे रही है। आज की तारीख में ये हमारा सबसे इफेक्टिव और एक और बात, हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, ऐसा नहीं है कि आपने दोनों डोज वैक्सीन लगवा ली है तो आप लापरवाही बरतने लगे, क्योंकि कुछ ऐसे मामले भी हैं, चाहे डॉक्टर एस के भंडारी गंगाराम की एक फेमस डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, और चाहे अभी डॉक्टर के अग्रवाल का मामला हो। डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं, एक डोज के बाद लगभग कितनी एंटीबॉडीज होनी चाहिए, और ये एंटीबॉडीज का टेस्ट हमें कब कराना चाहिए, और 2 वैक्सीन अगर लग जाती हैं, दोनों डोज, तो ये एंटीबॉडीज का टेस्ट हमें लगभग कितने दिनों बाद कराना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को 1 लगी है, कुछ को 2 लगी है, तो मैं चाहती हूं और कितनी होनी चाहिए एंटीबॉडीज सेफ जोन के लिए? शोभना जी, इसका कोई भी क्लियर कट ऐसा किसी हमारी ऑफिशियल एजेंसी ने ऐसे गाइडलाइन नहीं दी है कि पहली डोज के बाद आप एंटीबॉडी टेस्टिंग कराएं या दूसरी डोज के बाद एंटीबॉडी टेस्टिंग कराएं। इनफैक्ट रूटीन एंटीबॉडी टेस्टिंग किसी ने नहीं की है। और जहां तक आपने ये लेवल की बात कही कि किस लेवल को सेफ माना जाता है, तो इस पर भी कई पेपर्स हैं जिसमें अभी कोई ऐसा क्लियर कट ऑफ नहीं आया है। मेरे अपने स्टाफ में कुछ लोग हैं जिनके एंटीबॉडी लेवल्स लो है, लेकिन उन्हें फॉर्चुनेटली अभी तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और कुछ हैं जिनके एंटीबॉडी लेवल्स हाई थे लेकिन उनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है। तो ये कहना कि ये एंटीबॉडी लेवल है जिसके ऊपर आप सेफ हैं और ये एंटीबॉडी लेवल है उसके ऊपर सेफ नहीं है, ये नहीं ट्रू है। कुल मिला के जो बहुत अनएम्बिग्यूअसली क्लियर चीज है, वो 2-3 मैसेज मैं बताता हूं कि पहला डोज लगने से आप अपने को वैक्सीनेटेड या प्रोटेक्टेड नहीं मान सकते। आप कृपया वो सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो पहले करते थे वो करते रहे। दूसरी डोज लगने के 2nd वीक के बाद से हम मानते हैं कि चांसेस आर के आपके बॉडी में एंटीबॉडीज आ गई होंगी, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एफिकेसी 70-75% है, इसलिए 2nd डोज के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बंद जगहों पे कई सारे लोगों का इकट्ठा ना होना और हैंड हाइजीन, ये चारों चीजें हमें करती रहनी हैं। मैं इस समय एंटीबॉडी टेस्टिंग का रूटीन रिकमेंडेशन यहां से कतई नहीं मैं इसको रिकमेंड करूंगा, ना मैं कोई ये लेवल करूंगा, क्योंकि फिर सारे लोग अपने एंटीबॉडी टेस्टिंग कराने के लिए भागेंगे, जो कतई रिक्वायर्ड नहीं है, ना किसी सोसाइटी ने इस तरह की रिकमेंडेशन दी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से मौत का मामला सामने आ रहा है और डॉक्टर्स की मृत्यु का मामला सामने आ रहा है, उससे लोग कहीं ना कहीं पैनिक में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि डॉक्टर्स तो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं,
हैं, पीपी किट पहनते हैं, मास्क भी लगाते हैं, 2-2 डोज वैक्सीन भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग चुकी है। तो इसलिए किसी भी गलतफहमी में नहीं आना है। कोई भी जो भी, जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर अरविंद, आप कुछ कहना चाहते हैं? शोभना जी, मैं आपके बात में थोड़ा सा करेक्शन करूंगा कि आपने कहा कि लोगों को लगता होगा कि डॉक्टर तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन लेते हैं। एक्चुअली ये सच नहीं है। डॉक्टर्स का एक्सपोजर सबसे ज्यादा होता है। देखिए, मैं अभी ओपीडी में बैठा हूं, मैं ओपीडी में पेशेंट देख रहा हूं, मैं कितना भी मास्क लगाऊं, कितना भी बीच में स्क्रीन रख लूं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये नहीं देख सकता। तो अगर आप एक एवरेज पर्सन और एक मेडिकल वर्कर के बीच में देखें तो हम, स्पेशली जो हमारे लोग आईसीयू में, कोविड आईसीयू में, कोविड वार्ड्स में ड्यूटी कर रहे हैं, कितना भी आप पीपीई किट पहन लीजिए, कर लीजिए, कहीं छोटी सी भी अगर चूक हो गई तो वो आपको इन्फेक्शन। तो हम लोग एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, और इसीलिए अगर आप प्रोफेशन वाइज डेथ्स को एनालाइज करें तो जब से ज्यादा डेथ्स जो हैं वो डॉक्टर्स और नर्सेज में। दरअसल एक दिक्कत और आ रही है, और दिक्कत ये आ रही है कि आंकड़ा कम हो रहा है, उससे लोगों के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है कि हाँ कोरोना कम हो रहा है, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा जो है वो कम नहीं हो रहा है। जहां 4 लाख केसेस आ रहे थे तब भी ये 4000 के करीब मृत्यु हो रही थी लोगों की, और अब जब 2.5 लाख के करीब केसेस आ रहे हैं तो भी ये 4000 के करीब ही हो रही है। तो क्या इस बार का जो म्यूटेंट है, जो इस बार का वायरस है, वो ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है और ज्यादा फेटल है? शोभना जी, इसके इन्फेक्शन को और इसके कोर्स को अगर हम देखें तो जो मृत्यु होती हैं वो मोस्टली 2nd-3rd वीक में होती हैं। देखिए, जब कोरोना होता है तो जो पहले 6-7 दिन हैं हमको फीवर और बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं, और हालांकि होने को ये पहले या बाद में भी हो सकता है, लेकिन जो लंग इन्वॉल्वमेंट का जो टिपिकल टाइम है वो 8th to 14th डे के बीच में है। यानी पहला हफ्ता आपका निकल जाएगा चैन से, दूसरा हफ्ता आते आते आपको लंग इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑक्सीजन फॉल करेगा, आप ऑक्सीजन पे जाएंगे। अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट काफी है तो पहले लो डोज ऑक्सीजन शुरू होगी, फिर हाई वॉल्यूम ऑक्सीजन, फिर बाईपैप मास्क, फिर आप वेंटिलेटर पे जाएंगे, और फिर वो वेंटिलेटर पर भी कुछ नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती है। तो ये कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारे नंबर्स कम हो रहे हैं तो डेथ्स क्यों नहीं कम हो रही हैं? तो मैं ये बताऊंगा कि जो नंबर्स का पीक करना है और डेथ्स का पीक करना है, इसके बीच में करीब 3 हफ्ते का गैप होगा। हमारे नंबर्स जो 10 दिन पहले पीक किए थे, उसका असर अभी हम अगले 10 दिन तक अपनी आईसीयूज फुल होना और डेथ्स होते रहने में देखेंगे। अब जो नंबर्स कम हो रहे हैं, ये डिक्रीजिंग डेथ रेट में अब से करीब 2 हफ्ते के बाद रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे। डॉक्टर अरविंद, टिपिकली डेथ 2nd और 3rd वीक में होती है। ठीक है डॉक्टर अरविंद, एक और बहुत अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं, उसका जवाब भी। आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज जिनको प्लाज्मा ट्रीटमेंट दिया गया, कुछ ठीक हो गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई। तो लोगों के मन में ये संशय आ गया है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी वजह बनी हमारे मरीज की मृत्यु की? क्या अब जिनको जो ठीक हो गए, प्लाज्मा थेरेपी उनको दी गई थी, तो क्या आगे उनको कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जो भी ट्रायल्स अब तक आए थे, उसमें से किसी भी ट्रायल ने ये नहीं शो किया था कि ये कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर है। शुरू में जरूर ये बहुत, जिसे कहते हैं, एंथुजियास्टिक तरह से ली गई थी, लेकिन बाद में कहीं किसी ट्रायल ने ये शो नहीं किया कि ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर के रूप में आई है, और इसीलिए आईसीएमआर ने अपनी लेटेस्ट गाइडलाइंस में इसको हटा दिया है। तो एक तो मैं सभी डॉक्टर्स से आपके चैनल के माध्यम से इस समय निवेदन करूंगा कि कम से कम आज के बाद आप अपने पेशेंट्स और रिलेटिव्स को प्लाज्मा लाने के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि अब आईसीएमआर ने भी इसको रिकमेंडेशन से हटा दिया है। जो आपने शोभना जी सवाल किया कि जिन लोगों को पहले प्लाज्मा थेरेपी लग चुकी है, तो देखिए, प्लाज्मा और रेमडेसिविर ये दोनों ऐसी चीजें थी जिनको किसी ट्रायल ने ये नहीं शो किया था कि वो डेथ रेट को ऑल्टर कर रही हैं। रेमडेसिविर भी किसी ट्रायल ने नहीं शो किया था कि कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, और यही चीज प्लाज्मा का था। तो वो जिन लोगों को यूज हुआ और वो बच गए, तो ऐसा कहना कि वो इसकी वजह से बच गए, ये नहीं सही है। और ऐसे ही जिनको यूज किया वो नहीं बचे, वो ये कहना कि इसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं बचे, ये सही नहीं है।
और जिन लोगों को यूज हुआ उसमें कोई इसके लॉन्ग टर्म ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कोई भी रिएक्शन होना होता है तो वो उसी समय होता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस वगैरह। जो बच गए हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आज के बाद किसी को प्लाज्मा के लिए भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये आईसीएमआर गाइडलाइन से हट गया है। ठीक है डॉक्टर अरविंद, एक बहुत अहम सवाल, और अहम सवाल ये कि बहुत लोग कोरोना नेगेटिव होने के बाद उनकी मृत्यु हो जा रही है, और क्योंकि समाज में बहुत इस समय टेरर है, भय है, लोग पैनिक में है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद ऐसे क्या एहतियात बरते जाएं, ऐसे कौन से ब्लड टेस्ट कराए जाएं, जो ये हार्ट फेल की खबरें आ रही हैं या ब्लड क्लॉटिंग की खबरें आ रही हैं या अब तमाम बीमारियों से जो भी मृत्यु हो रही है, क्या ऐसा किया जाए? जी शोभना जी, इसके दो एस्पेक्ट हैं। देखिए, एक तो ये है कि इस समय क्योंकि इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन भी इतना ज्यादा हो रहा है कि कहीं कोई भी एक चीज अगर हो जाती है घटना, तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज के रूप में फैला दिया जाता है और बहुत ज्यादा उसका पैनिक हो जाता है। हाँ, मैं ये बताऊंगा कि ये ऐसी चीज है, स्पेशली देखिए माइल्ड जो पेशेंट्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स वाले जो होम आइसोलेशन में हो रहे हैं, ठीक, उनमें ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। जो मॉडरेट वाले भी हैं, जो ऑक्सीजन पर जाते हैं, अपना माइल्ड ऑक्सीजन लगवा के कुछ दिन में ठीक आके हो जाते हैं, वहां भी ऐसी चीज नहीं है। जो सीवियर डिजीज वाले हैं, जिनका सैचुरेशन 90 से कम हुआ, या रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर हुआ, या उनको और लंग में इश्यूज हुए, वो लोग जब ठीक आके आते हैं तो उनमें कुछ क्लॉटिंग के इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे सभी लोगों को आईसीयू में इस समय एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन दी जा रही हैं, जो हम डिस्चार्ज के बाद भी लोगों को बोलते हैं लेते रहने के लिए। कुछ पेशेंट्स में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट भी देखा गया है, जहां वो वायरस हार्ट के मसल को अफेक्ट कर देता है, जिससे मसल का फंक्शनिंग, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो सडनली कम हो जाता है, हार्ट वीक हो जाता है। तो दूसरा है कि ऑक्सीजन का कई पेशेंट्स लंग के कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऑक्सीजन पर डिस्चार्ज होते हैं। हाँ। मान लीजिए आप डिस्चार्ज होके घर में आ गए और आप एकदम से आके बिस्तर में लेट गए, आपने वर्जिश वगैरह नहीं की, खाना नहीं खाया, आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, या आपने दवाएं वगैरह कुछ मिस कर दी, तो वो जो लंग आपका अभी पूरा ठीक नहीं हुआ था, वो कहीं ना कहीं डिटेरिएट होता है। इसलिए मैं 2-3 आपको प्रिकॉशंस बड़े क्लियर बताऊंगा। एक तो घर आने के बाद भी 1-1 घंटे पर अपना सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर लेके अवश्य देखते रहें। यह सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कभी अगर बाय चांस सैचुरेशन कम होता है तो आपको वापस अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा है कि जब आप सैचुरेशन देखेंगे तो उसमें आपका हार्ट रेट भी दिखाता है। कुछ रोगियों में ये 110-120 के ऊपर जाता है। अगर ये परसिस्टेंटली हाई है, 130-140 के ऊपर है, या कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ये कम भी हो रहा है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से इस बात को चेक करें। तीसरा चीज, आपको घर आने के बाद ज्यादातर पेशेंट्स आईसीयू में वेट लूज करते हैं और आके बहुत कमजोर हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं। इस समय आपको रिक्यूपरेट करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट की सख्त जरूरत है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन वेज फूड और एग और पनीर, दालें, सोयाबीन और मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। ये चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खानी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जरूरी हैं, चलना फिरना जरूरी है, और पैनिक नहीं करना है। अपने को कंट्रोल करके और लोगों से मिक्स करके अपने को सुपरविजन में रखना है। सच में है कि दिक्कत है, 90% पेशेंट्स मॉडरेट सीवियर डिजीज के जब घर आ जाएंगे तो उनको मूड चेंजेस, एपेटाइट चेंजेस, कुछ चेस्ट में प्रॉब्लम, लेथार्जी, बदन में दर्द रहना, बहुत ही कमजोरी का एहसास होना, एकदम लेटी हुई पोजीशन से उठें तो एकदम से चक्कर आ जाना, ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी। हम इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम के नाम देते हैं। इसमें डाइट, अपनी मॉनिटरिंग करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है, और लोगों से मिक्स करते रहें, और डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन ली है उनको नियम से लें। अगर आपको डायबिटीज है तो उसकी मेडिसिन, आप हार्ट पेशेंट हैं तो उसकी मेडिसिन, ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो उसकी मेडिसिन, और भी कोई डिजीज है वो सब रेगुलरली लें।
घर आने का मतलब ये नहीं कि मॉनिटरिंग खत्म हो गई। मॉनिटरिंग अगर करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से जो ये सडन डेथ्स या प्रॉब्लम्स हैं, इनका नंबर कम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और ये बड़ी बात मैं एक बार अपने दर्शकों के लिए दोहराना चाहती हूँ। और बड़ी बात ये कि अगर आप कोविड से ठीक होकर घर आते हैं तो अपनी पल्स जरूर चेक करते रहें, क्योंकि जिस तरीके से हार्ट फेलियर के केसेस सामने आ रहे हैं कोविड के बाद, उनको कम किया जा सकता है। फौरन आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, वो आपको दवा प्रिस्क्राइब कर देगा। डॉक्टर अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बड़ी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इससे दर्शकों को भी बहुत हद तक फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद, आपने समय निकाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।